बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक ख़बर है, उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बगले बजा रही है। उन्हें लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह उनके हाथ में आ गया है। मुमकिन हो कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये ख़बर क्या है, इसके हक़ाइक़ मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। ये कौन आदमी है जो पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इसका क्या ताल्लुक़ है, और जिस वाक़े के साथ इसको जोड़ा जा रहा है उस वाक़े के हक़ाइक़ क्या है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसके फर्दर जो है वो इसके बाद असरात क्या होंगे। मैं आपके सामने सारी पहले सिचुएशन आप देख लें। देखिए, पहली मर्तबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने किसी शख्स को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया हो। पाकिस्तान बहुत पुराना ये काम करता रहा है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर तो इसके लिए बदनाम था। उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर उसे कत्ल किया और पाकिस्तान के अंदर से सहूलतकारी हुई उसामा बिन लादेन के कत्ल के हवाले से। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हो या एमल कांसी का मामला हो या दीगर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो माजी में लिए जाते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ के पहले अमेरिका के हवाले किया गया, और मुशर्रफ साहब पे एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है आज तक कि वो डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानियों को बेचते रहे और वो हवाले करते रहे अमेरिका के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे तैयार थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक जवाबी शुक्रिया अदा कर दिया और ये भी बताया कि हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन इसमें एक बारीक नुक्ता हम सारे मिस कर रहे हैं, जिस नुक्ते को सबसे पहले उठाया इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ गुल साहब ये कहते हैं कि वंस अगेन पाकिस्तान बीइंग थैंक्ड फॉर द रॉन्ग रीज़न। एक मरतबा फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया एक गलत वजह से। एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ था या पनाह लिए हुए था, और ये CIA ने इसको फाइंड आउट किया, उसने इनको ढूंढा CIA ने, और एक मरतबा फिर यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के साथ लिंक हुआ है, और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एज ए प्रोपेगेंडा इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान कर भी रहा है। अब जरा थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं कि ये काबुल अटैक था क्या। अगस्त 2021 इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और अमेरिका में हुकूमत थी जो बाइडन की। ये जो बाइडन का पहला साल था, और जो बाइडन ने आते ही अमेरिकी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालने का फ़ैसला किया, और अब वो किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया बहुत सारा काम करके गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कतर में बहुत सारे मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के और तालिबान के, और तालिबान ने कुछ गारंटीज़ दी भी थी और कुछ गारंटीज़ ली भी थी। फरवरी 2020 से कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर नहीं मारा गया था। ये मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ जो हुई थी। 2020 के फरवरी के बाद से लेकर जब तक इनखला नहीं हो गया, उस दिन तक कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अफ़गान सरजमीन के ऊपर अफ़गानिस्तान पे कत्ल नहीं हुआ था। तो 1.5 साल से कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब सिक्योरिटी जो फराम कर रही थी वो अफ़गान तालिबान की सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद थी, जो इन्हें निकालना चाहती थी अमेरिकन को ये खैर वाफियत से यहाँ से चले जाएं और अफ़गानिस्तान को खाली करें, ताकि वो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से संभाल लें। अशरफ गनी जो है वो नस गया था वहाँ से, और उसकी फ़ौज जो है वो तितर बितर हो गई थी। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में चली गई और अमेरिकन को बहुत उजलत में वहाँ से निकलना पड़ा। अब काबुल एयरपोर्ट पे एक अटैक हुआ 26 अगस्त 2021 को, जब अमेरिकन काबुल को छोड़ रहे थे। 26 अगस्त 2021 को ये काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है, खुदकुश हमले। इसमें जो है वो 13 अमेरिकी फ़ौजी भी कत्ल हो जाते हैं। इसमें फ़ौजी और अफसरान शामिल थे। ये 13 अमेरिकन कत्ल हो गए, और इसके अलावा कोई 180 के करीब अफ़गानी भी, और बहुत बड़ी तादाद में कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन हैं और 1.5 साल के बाद कोई अमेरिकन मारा गया अफ़गानिस्तान में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये बन गई कि 13 अमेरिकन की लाशें अमेरिका पहुँच गईं इनखला के वक्त। ये लाशें जब अमेरिका में पहुँची तो रोला पड़ गया। इनके लिए बाद में अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया, और उसने 27 अगस्त और 29 अगस्त को, यानी 26 को यह वाक़या हुआ, और उसके बाद 27 और 29 अगस्त को नंगरहार में पहले और फिर काबुल में 2 ड्रोन हमले अमेरिका ने किए। इस वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट यानी ISIS खुरासान, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने कहा जी हमने किया ये वाक़या, हमने मारा है। तालिबान उनके पीछे लग गए
और अमेरिकन जो है वो इनखला करके चले गए, लेकिन अमेरिकन ने 2 ड्रोन हमले किए। इनमें से जो दूसरा ड्रोन हमला था काबुल के नज़दीक, उस हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम अफगानी जाँ बाहक हो गए। मैंने ये रिपोर्ट भी किया था उस वक्त अपने वीलॉग में। तो इस पर बड़ा सख्त रद्देअमल आया था अफगान हुकूमत का कि अमेरिका जो है वो सिविलियंस को कत्लेआम उनका ना करे। अब ज़रा थोड़ा सा आ जाए, जो बंदा पाकिस्तान में पकड़ा गया ये कौन है? ये मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र। ये भी इस्लामिक स्टेट खुरासान का एक पहले नॉर्मल सा लीडर था। 2019 में ये गिरफ्तार हो गया था। और ये जो वाक़या हुआ 26 अगस्त को, इस वाक़े से ठीक 10 दिन पहले काबुल के अंदर अफगानिस्तान में एक जेल ब्रेक होती है। और ये 2019 में उस जेल में गिरफ्तार था। 19 भी अंदर, 20 भी अंदर और 21 की अगस्त तक ये बंदा अंदर ही था। यानी तकरीबन 2.5 साल 3 साल से ये बंदा जेल में था। और वो जेल ब्रेक होती है, उसमें से बहुत सारे तालिबान भी निकलते हैं। तो ये बंदा भी उस जेल से भाग जाता है 15 अगस्त 2021 को। और लेकिन इस बंदे के पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था, ये सिर्फ उस तंजीम का हिस्सा था ISIS का। उस वक्त ये कोई इतना मशहूर आदमी नहीं था। फिर सन 2022 में और 2023 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, जो नई उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए थे और उन्होंने ISIS खुरासान के बहुत सारे लीडर्स को मार दिया था। जब वो लीडर्स मारे गए तो ये बंदा जो है अहम ओहदों के ऊपर आ गया। अब वहां पे ऑपरेशंस चल रहे थे, अफगान इंटेलिजेंस फोर्सेस इसके पीछे पीछे फिर रही थी, तालिबान की हुकूमत इसके पीछे लगी हुई थी। तो ये भागकर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान इसके आने का वक्त वो है जब पाकिस्तान में दहशतगर्द आ रहे थे। अब ये मैंने पिछला वीलॉग इस पर किया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में 2022-2023 में दाखिल हुए और बहुत तेज़ी से वो पाकिस्तान के अंदर आए और उसके बाद से लेकर अब तक दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। और ये पॉलिसी जनरल बाजवा साहब की थी उस वक्त। जनरल बाजवा खुद ये कह भी चुके हैं कि ये पॉलिसी हमने बनाई थी। वो तो कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो अब हुकूमत है वो भी ये कहती है कि ये दहशतगर्द आए थे और वो इमरान खान पर डालते हैं, जबकि इमरान खान बताते हैं कि हमने तो मना कर दिया था। हमारे जाने के बाद जो है वो ये सब कुछ अगर हुआ है तो हुआ है और दहशतगर्द बाद में आए हैं। मुराद सईद ने इसके ऊपर आज भी एक बात की है। अब ये बंदा भागकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान के अंदर इसने अपने आप को छुपा लिया। इसको एक और नाम से भी लोग जानते थे, इंजीनियर शरीफ, और अजमल के नाम से भी ये बंदा जाना जाता था। 9 अप्रैल 2023 को और 5 अप्रैल 2023 को, ये 2 तारीखें आपने याद रखनी है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तालिबान की, उन्होंने किए। यानी उन्होंने 9 अप्रैल को अफगानिस्तान का सूबा है नमरोज, उसका एक इलाका है जरांज, वहां पे एक अटैक किया और अब्दुल्ला काबुली नामी एक दहशतगर्द को मार दिया। ये जो दहशतगर्द था ये ISIS खुरासान का माइग्रेशन डिपार्टमेंट का सरबराह था। फिर उसके बाद जो है 5 अप्रैल 2023 को एक और ऑपरेशन हुआ हेरात के शहर में और वहां जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने डॉक्टर हुसैन नामी एक शख्स को मार डाला और ये शख्स जो है ये खुदकुश ब्रिगेड का सरबराह था ISIS खुरासान का। अच्छा, इस मौके पे अब ये 2 बंदे मारे गए, एक 9 अप्रैल को और एक 5 अप्रैल को। अब मैं आपके सामने एक खबर रखता हूं, ये रॉयटर्स की खबर है और ये अब 26 अप्रैल 2023 की बात है। यानी जब ये बंदे मारे गए तो इन बंदों के मारे जाने के लगभग 15 दिन के बाद अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है या जो अमेरिका का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आ जाता है और वो ये बताते हैं कि काबुल एयरपोर्ट अटैक के जो मास्टरमाइंड्स हैं वो मार दिए गए हैं, तालिबान ने उन्हें कत्ल कर दिया है। ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इसको कंफर्म कर देता है 2023 के अप्रैल में और 26 तारीख को ये खबर छपती है रॉयटर्स के ऊपर। दुनिया भर के अखबारात में छपी हुई, आप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। अब मामला ये है कि मास्टरमाइंड तो मार दिए गए थे, तो ये बंदा मास्टरमाइंड कैसे बन गया मोहम्मद शरीफ? तो इसके पीछे अब अफगानिस्तान के जो जराए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं और कुछ अमेरिका में भी लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सबका फ़ायदा है। सबका फ़ायदा ये है, एक तो CIA चाहती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसके कुछ ताल्लुकात बेहतर हों डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करना चाहता है कि उसके लिए सबसे मुकद्दम और सबसे मोहतरम अमेरिकनों की जानें हैं। जिन्होंने अमेरिकन की जानें ली हैं वो आज भी उनके पीछे जा रहा है और वो बंदे उठाकर लेकर आया है, बंदा उठाकर उसने अमेरिका पहुंचा लिया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा होगा। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? पाकिस्तान इसको सारे को जो है वो इमरान खान के खिलाफ एक टूल के तौर पे देख रहा है। यानी अगर आप देखें ना, यहां पे एक स्टेटमेंट है गवर्नर सिंध का
और आप स्टेटमेंट देखें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि वैसे स्टेटमेंट कैसा दिया है गवर्नर सिंध ने। इनकी आप हरकतें देखें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। आज कुछ लोगों के जादू टूने भी कामयाब नहीं हुए और अमेरिकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। जादू टूने, यानी जादू टूने का लफ्ज अगर गवर्नर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है उसको सियासी मकसद के लिए इस मामले को लेकर जा रहा है। और जादू टूना कहकर ये नॉर्मली जो है वो टारगेट करते हैं बुशरा बीबी को। अब जब इनके ऊपर जवाब आता है तो फिर ये औरत कार्ड खेलते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि अब इखलाकियात नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने ये चीज़ें बहुत बर्दाश्त की और इमरान खान साहब के ऊपर जितना ज़्यादा ये मड स्लाइडिंग की गई या इस तरह के ज़ाती हमले किए गए उतने तो किसी और के ऊपर किए भी नहीं गए। तो जनाब जादू टूने वाला बयानिया इन्होंने इसको करार दे दिया है। यहाँ एक और अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बन्नू के ऊपर जो हमला हुआ, ये मैंने सारी कहानी आपको बता दी कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है, ये बंदा कौन है, इसको एग्जेजरेट क्यों किया जा रहा है, क्या ये वाकई मास्टरमाइंड है और लेकिन ये है दहशतगर्द, ये बात बिल्कुल ठीक है और इन दहशतगर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक कामयाब ऑपरेशन था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको जो कहा जा रहा है, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये वो एक्चुअली नहीं है और वो उससे पहले हो चुका है। जो मास्टरमाइंड है वो 2023 के अप्रैल में कहा जाता है कि मारे गए हैं। अच्छा जी, अब बन्नू के ऊपर जो अटैक हुआ उस पर जो सरकारी खबर जारी की गई उस पर अवाम शदीद तरीन मायूसी और गुस्से का इजहार कर रही है। अवाम रद्दमल दे रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 18 लोग शहीद हो गए हैं, क्या वो इंसान नहीं है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमला नाकाम हो गया? जिनकी जानें गई हैं और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, आप इस हमले को कैसे नाकाम हमला करार दे सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? किसकी पकड़ होगी इस मामले में? पाकिस्तानी ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी इशू के ऊपर ये कहा कि ये मामला जो है ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के अमन व अमान का, और हमें अफगानिस्तान के मामलात की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। वफाक ने सारी तवज्जो पीटीआई पर मरकूज की है जिसके नतीजे में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। तमाम मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में है। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो मुख्तलिफ है अफगानिस्तान में। वो उस तरह तालिबान नहीं है जैसे कभी माजी में हुआ करते थे। उन्होंने जिन लोगों ने अमेरिकन पे अटैक किया उन्होंने उनको भी ढूंढ के उनका कत्लेआम किया है तालिबान ने। अगर आप उनके साथ एंगेजमेंट करें तो ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं, चाहे वो सरहद के इस तरफ हैं चाहे सरहद के उस तरफ हैं, उन दोनों को टारगेट किया जाए अगर दोनों तरफ से, तो पाकिस्तान कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में चंद महीनों के अंदर ही दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। सिर्फ दोनों को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एंगेजमेंट ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन आपको उस हुकूमत के साथ एंगेजमेंट्स करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामलात हैं, इस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी तशवीश हुई है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बन्नू हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बलूचिस्तान में भी अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है, जहां शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में पुलिस अफसर का दहशतगर्दों के हाथों कत्ल इस अमर की निशानदेही करता है कि रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल नाकाम हो रही है। और उन्होंने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया कि अंधाधुंध क्रैकडाउन करने की बजाय मौसर इंटेलिजेंस और शवाहिद पर मबनी हिकमत अमली तरतीब ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुनसिफाना ट्रायल और एहतसाब के उसूलों को यकीनी बनाया जाए। अब देखें, तवज्जो तो सियासी मामलात के ऊपर है पाकिस्तान के इदारों की, उनको वो तवज्जो वहाँ से हटाकर अपने असल मामलात की तरफ लानी पड़ेगी। मेन मसला तो ये है, और जब ये होगा तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में अमन व अमान आ जाएगा। पाकिस्तान पहले भी अमन व अमान कायम कर चुका है और बड़ी पाकिस्तान ने अपनी पसली शो की थी, बड़ी हिम्मत शो की थी। पाकिस्तान दोबारा भी ऐसा कर लेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान की आवाम में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो और जो गैप पैदा हो गया है उस गैप को हर हाल में ख़त्म किया जाए। नादरीन, दूसरी जानिब ईद के बाद एक बड़ी तहरीक की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ चीज़ों का क्लेम किया गया है। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी ईद के बाद एक ग्रैंड अलाइंस बनाया जाएगा और ये ग्रैंड अलाइंस जो है वो एहतजाज करेगा। ये शिबली फराज साहब ने इसको कंफर्म किया है कि हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है। अगले कुछ रोज़ में इनके साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये 1 साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है
पीका कानून हो या 26वीं तरमीम हो, तमाम दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए, कुछ काम नहीं किया और इश्तिहारों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने ये भी कहा। और लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद के लिए इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है। अच्छा, ये पैगाम इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को भिजवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सरबराह JUIF को पैगाम देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान को कहें कि ये वक्त है आप हमारा साथ दें और यही वक्त है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में चाहे आटे की कीमत हो, फिर वो उन्होंने घी की कीमत बताई, फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बताया कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और यानी वो ये भी कह रहे हैं कि चीन 2 बड़ी ट्रेन लाइंस बना रहा है जो ईरान जाएगा और अफ़गानिस्तान से गुजर गई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है और तनख्वाहदार तबके पे पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, अमीरों को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि यही वक्त है आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब की पार्टी से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए रब्ता भी किया है और इस सिलसिले में आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब की पार्टी का और इमरान खान साहब की पार्टी का आपस में एक अलाइंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बड़े शकूक व शुबहात रहते हैं कि फजलुर रहमान साहब का पता कोई नहीं होता, खब्बी दिखा के सज्जी लगा देते हैं और बैठते अपोजिशन के साथ कैंप में और तरमीम हुकूमत की पास करवा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब की कोई समझ नहीं आती। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी कुछ गारंटियाँ मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब हमें भी फिर कुछ मिलेगा, अगर तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। वो जो चीज़ें फजलुर रहमान साहब को चाहिए वो चीज़ें अगर उनसे वादा कर ली जाएँ तो फिर शायद फजलुर रहमान साहब पूरी ताकत से खड़े हो जाएं PTI के साथ। नाज़रीन, अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी घबराहट होना शुरू हो गई है क्योंकि देखें जिस तरह के ये कानून बन गए हैं ना, ये कल को इनके भी गले पड़ेंगे उल्टे। ये पीका के कवानीन में ये सारे फंसेंगे, ये जिस तरह की इन्होंने अदालतें बना दी हैं इसके अंदर भी सारे फंसेंगे। ये बचेगा कोई भी नहीं इस सारे मामले के अंदर। बचने का एक ही तरीका है कि दोबारा बैठ जाएं। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो मसाइल है मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए PTI समेत सारी जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी सारे रल के बैठो, बैठ के फैसला करो मुल्क को बचाना कैसे है। और मेरी नज़र में भी यही एक हाल है कि इमरान खान साहब बाकी सबको बैठने दें। मेरा तो ये कहना है कि अगर सारे जिनको चोर उचक्का भी समझते हैं सारे भी मिलके अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भिजवा दें और फ़ौज का सियासत के अंदर से जो रोल है वो ख़त्म कर दें तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। मुझे पता है इस वक्त सबको इस बात से डर लग रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही हम बैरक्स के अंदर वापस भेजेंगे या उन्हें हम कहेंगे जनाब आप सियासत से आपका रोल ख़त्म हो गया, आपका पत्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा। तो ये सबको इस बात का डर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पैदा करना पड़ेगा, वरना कोई और सलूशन नहीं है। और जो लोग समझदार हैं वो अब इसके ऊपर बार बार बात करना भी शुरू हो गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक फैक्ट जो है उसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने ही गुज़िश्ता दौर से मुवाजना कर रही है, यानी थोड़ा सा पहले भी यही हुकूमत थी, अभी यही हुकूमत है, तो वो अपने पिछले महीने से अपने पिछले साल से वो मुवाजना करती है कि हमने जी पिछले साल ज़्यादा तबाही फेरी थी, इस साल ज़रा कम तबाही फेरी है। इनकी हुकूमत को 1 नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और आज हमने बचा लिया, तो वहाँ तक पहुँचाया भी PDM हुकूमत ने था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं महंगाई को 38% तक शहबाज शरीफ साहब ने ही पहुँचाया था। नाज़रीन, आजकल एक और भी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा साहब ने इसको इनिशिएट किया और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो उनका कबीला कहाँ से है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती होकर फाइलें चुक चुक के मार रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर कि ये पढ़िए आपकी जमहूरियत, ये जनाब चल रही है मौरूसियत, ये जनाब अपने ख़ानदान से बाहर बंदा ही कोई नहीं मिलता, शरीफ ख़ानदान है तो जिसको लेकर आता है अपने ख़ानदान के अंदर से लेकर आता है, जरदारी ख़ानदान है जनाब वो भी अपना हर कोई जो है वो मौरूसियत चल रही है, ये क्यों है वो क्यों है, बड़ा रौला डाला फैसल वाडा ने। बात यह है कि जिस जमहूरियत को आप गालियाँ दे रहे हैं क्या इस मुल्क में वो जमहूरियत है?
जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर फैसला करेगा कि पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी। तो लोगों ने जो फैसला किया उसको तो आपने उड़ा के रख दिया। जिस मरूसियत के खिलाफ आप यहां पे बैठ के गरम गरम तकरीरें करते हैं, वो सारी की सारी मरूसियत तो अवाम ने उड़ा दी थी 8 फरवरी को। अवाम ने तो मरूसियत को मुस्तरद कर दिया था 8 फरवरी को। लेकिन ये फैसल वाडा साहब जो आपका कबीला है, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं लोगों को ये मरूसियत पसंद है ना। मरूसियत की मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती हैं तो वो मरूसियत जो है वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है और वो उन्हें पसंद करते हैं और वो उनको प्रमोट भी किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। मेरे से तो सपोर्ट मांग रहे थे इनके लिए कि जनाब इनको सपोर्ट दे दें, आपके हालात जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अभी भी और क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए सपोर्ट चाहिए हमें। तो मामला ये है कि अगर मरूसियत पसंद नहीं है फैसल वाडा साहब, आपको तो अपने मालिकों से आप पूछ लें कि क्या उन्हें भी नापसंद है, क्योंकि ये उन्होंने ही मुसल्लत की है, कौम ने तो इनसे जान छुड़ा ली थी। दूसरा, जिस जमहूरियत को आप गाली दे रहे हैं, पहले एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो रिजल्ट है उसको अनाउंस होने दें, एक अवाम की हुकूमत बनने दें। अगर वो डिलीवर ना करे तो फिर आप जमहूरियत को गाली दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।